नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की और एक बड़ी खबर सुकमा से मिल रही है। हिडमा का भाई हुंगा ढेर हुआ है। तो रविवार को तेलंगाना के कोत्तागुडम में यह मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में नक्सली कमांडर हिडमा का चचेरा भाई हुंगा ढेर हुआ है। नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का सदस्य था हुंगा। तो परिजनों को हुंगा का शव सौंपा गया। यह तस्वीर हम हुंगा की दिखा रहे हैं, जो कि हिडमा का चचेरा भाई है और यह भी खूंखार नक्सली था। रविवार को तेलंगाना के कोत्तागुडम में मुठभेड़ हुई थी पुलिस के साथ और इसका शव अब इसके परिवार को सौंप दिया गया है। तो नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 जिसका यह मुख्य सदस्य था, राजा राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजा, ये कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता यहां तेलंगाना पुलिस को मिली होगी। निश्चित तौर पर ये कल जब मुठभेड़ हुई थी उसके बाद से ही कोत्तागुडम एसपी सुनील दत्त ने हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया था कि पूरे मामले पर एक मुठभेड़ के बाद एक शव बरामद कर लिया गया, एक हथियार मौके से बरामद हुआ है। साथ ही शिनाख्ती की कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसके बाद आज परिजन पुवर्ती जो गांव है, जो नक्सली कमांडर जो बटालियन नंबर 1 है नक्सलियों की, उसका कमांडर माड़वी हिडमा है, उसका गांव है, वहां से परिजन पहुंचे शव को लेने केरला थाने। जिसके बाद परिजनों से पूछताछ की गई तो ये इस बात की जानकारी पुलिस को मिली कि जो नक्सली कमांडर हिडमा है उसका ये सगा चचेरा भाई है। कहीं ना कहीं तेलंगाना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा क्षेत्र में हिडमा का अच्छा खासा प्रभाव है। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 जो सबसे मजबूत देश में नक्सलियों की बटालियन है, वो बटालियन नंबर 1 है, उसके कमांडर का चचेरा भाई था। ये हिडमा के साथ पिछले कुछ वर्षों से लगातार हाथ में ही बटालियन नंबर 1 में काम कर रहा है, ऐसी जानकारी कोत्तागुडम एसपी ने दी है। जी शुक्रिया राजा इस तमाम बातचीत के लिए। तो नक्सली को बटालियन नंबर 1 का सक्रिय सदस्य था, परिजनों को इसका शव सौंपा गया है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हिडमा का भाई हुंगा ढेर हुआ है। तो मुठभेड़ के बाद एक नक्सली गिरफ्तार भी हुआ है। तो नक्सली मड़कम नंदा गिरफ्तार किया गया सुकमा से। तो उसके पास से तार डेटोनेटर भी बरामद हुआ है। तो ब्लास्ट का ये सामान और दो तस्वीरें। और मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश भर में सहकारी समितियों के सामने नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन किया। इसके तहत भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास के नेतृत्व में बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सड्डू स्थित सहकारी समिति पहुंचकर प्रदर्शन करने पहुंचे। नारायणपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी किसान मोर्चा का कहना है कि प्रदेश में जहां किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, वहीं व्यापारियों के गोदाम खाद से भरे हुए हैं। किसान मजबूरी में व्यापारियों से अधिक कीमत में खाद खरीद रहे हैं। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी खाद आपूर्ति के लिए पीएम को पत्र लिखे। 2 रुपए का गोबर 10 रुपए किलो बेचा जा रहा है, मुनाफाखोरी की जा रही है और किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि डीएपी पोटास भी ले, अन्यथा उनको नहीं दिया जाएगा। पूरे प्रदेश व्यापी हम लोग नगाड़ा बजाकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में खाद की आपूर्ति अगर बहाल नहीं होती है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आंदोलन और भी उग्र होगा। बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सहकारिता प्रकोष्ठ, किसान मोर्चा मिलके हम लोग उग्र आंदोलन करके और सहकारी समितियों के सामने जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनकी किसान मोर्चा बेशर्मी की पराकाष्ठाओं को पार करने में आतुर है। हमने जो डिमांड भेजा है उस डिमांड का 50% भी खाद बमुश्किल आया है और भारतीय जनता पार्टी और उनके किसान मोर्चा को जरा भी भगवान सद्बुद्धि दिया हो तो ये काम उनको केंद्र से करना चाहिए।
और धर्मांतरण के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसी सप्ताह प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में एक ही दिन 5 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि मुख्यालयों में जयस्तंभ चौक से पदयात्रा निकलेगी और शहर में 5 किलोमीटर भ्रमण करने के बाद स्थानीय मंदिर में उसका समापन होगा। राजधानी में यह यात्रा जयस्तंभ चौक से वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर तक होगी। 8 अगस्त को क्रांति के दिन ये पदयात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों और नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है और इस पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि भाजपा अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धर्मांतरण और रोहिंग्या का मुद्दा उठा रही है। धर्मांतरण का मुद्दा विधानसभा में भी जोर शोर से उठा था। बीजेपी के विधायकों ने सरकार पर धर्मांतरण कराने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। सदन के बाद बीजेपी इसको लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में। बीजेपी ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को धर्मांतरण कराने वाले और करवाने वालों की पूरी जानकारी इकट्ठा करने का टास्क दिया है। धर्मांतरण के लिए तो अभी एक जन जागरण रैली हम निकालने जा रहे हैं। प्रत्येक जिलों में छत्तीसगढ़ के हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 30 जिले हैं। 30 के 30 जिलों में हम धर्मांतरण के विरुद्ध एक 5 किलोमीटर की लंबी एक जन जागरण यात्रा निकालेंगे। उस यात्रा में संदेश देंगे कि धर्म के खिलाफ सब सजग रहें और सुरक्षित रहें। दुख होता है उनकी बातों को सुनकर। राजनीति लाभ लेने के लिए, राजनीति का लाभ लेने के लिए और राजनीति को दूषित करने के लिए इस छत्तीसगढ़ का वातावरण अच्छा बना हुआ है, इसको खराब करने के लिए इस प्रकार की बातों को वो कह रहे हैं। कहीं कोई धर्मांतरण वाली बात नहीं है। अगर धर्मांतरण वाली कोई बात आ रही है, तत्काल राज्य सरकार सजग है और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। और छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद छाया वर्मा की ओर से राज्यसभा में राफेल, पेगासस, स्पाईवेयर और केंद्रीय मंत्रियों की आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित लगाए गए प्रश्नों को निरस्त किया गया है। इससे नाराज छाया वर्मा ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। संसद ने अपने पत्र में लिखा है कि 19 जुलाई को राफेल से जुड़ा प्रश्न तारांकित प्रश्नों के ड्रॉ में लगा था, जिसे रद्द कर दिया गया। पत्र लिखने पर बताया गया कि मामला कोर्ट में है, जबकि फ्रांस से आए नए सबूतों पर आधारित सवाल है। 5 अगस्त को पेगासस से जुड़ा प्रश्न आईटी मंत्रालय के लिए लगाया गया था, उसको भी निरस्त कर दिया गया। 29 जुलाई को आपराधिक पृष्ठभूमि के मंत्री से संबंधित सवाल भी निरस्त कर दिए गए। उपराष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में छाया वर्मा ने लिखा है कि जनहित के सवालों को सदन में उठाने से रोका जा रहा है। मेरा 4 जुलाई को एक प्रश्न लगा था राफेल पे और उनने उस प्रश्न को लाटरी में लगने के बाद भी निरस्त कर दिया, ये कह के निरस्त कर दिया कि ये मामला कोर्ट में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरा मेरा मामला लगा था कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कितने मंत्री हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया, उसको प्रश्न को लगाया ही नहीं। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विभागीय समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने इस दौरान प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृत खदानों में भारत सरकार की शर्तों के पालन के संबंध में जानकारी ली और इसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य वन संरक्षकों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में समीक्षा के दौरान वन मंडलाधिकारी रायगढ़ प्रणय मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। वन मंडलाधिकारी रायगढ़ से मिश्रा ने वहां संचालित खदानों में शर्तों के पालन के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी। वन मंत्री अकबर ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख को निर्देश दिया है। वन मंत्री अकबर ने मुख्य वन संरक्षक सरगुजा को क्षेत्र में संचालित 3 खदानों में शर्तों के पालन के संबंध में अब तक की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आज लगभग 18 माह के बाद प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हुई थीं। सरगुजा जिले में 161 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आयोजित की गई। कक्षाओं के खुलने से पहले स्कूलों को सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कक्षाओं का आयोजन हुआ। रायपुर में भी आज 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगी। इस दौरान स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं हुई। स्टूडेंट्स की उपस्थिति भी अनिवार्य नहीं रखी गई। स्कूल में छात्रों की उपस्थिति 50% ही रहेगी। राजनांदगांव के शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक
विद्यालय में विद्यार्थियों को तिलक लगाकर और चॉकलेट भेंट करके उनका स्कूल में स्वागत किया गया। बिलासपुर में भी आज से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हुई। कई जगहों पर स्थानीय समिति की अनुमति नहीं मिलने के कारण स्कूल शुरू नहीं हो सके। तखतपुर में स्कूल खुलने से बच्चों में एक नया उत्साह नजर आया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबिकापुर, रायपुर, राजनांदगांव, तखतपुर और बिलासपुर। ये अलग अलग तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से छात्रों के अंदर एक नया जोश आया है। और स्कूल खुले हैं 10वीं और 12वीं के। स्कूलों को पहले सैनिटाइज किया गया, कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया और उसके बाद बच्चों को प्रवेश दिया गया। और छत्तीसगढ़ की जनता को अगस्त से बिजली के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग, जी हां, इसी आयोग ने बिजली के दाम 6% बढ़ा दिए हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद यह पहली बार है जब बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। बिजली की कीमतें बढ़ने पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस इसके लिए सिर्फ एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। विपक्ष में रहती जो कांग्रेस महंगी बिजली पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरती थी, अब उसने भी बिजली महंगी कर दी है। प्रदेश की जनता को 1 अगस्त से बिजली के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनियों ने खुद को 6000 करोड़ रुपए के घाटे में बताकर इस साल बिजली दर बढ़ाने की मांग की थी। जन सुनवाई के बाद राज्य नियामक आयोग ने नुकसान को लगभग 941 करोड़ रुपए का मानते हुए बिजली की दरों में लगभग 6% वृद्धि दर को मंजूरी दी है। नियामक आयोग के फैसले के बाद अब प्रदेश में अलग अलग वर्ग के उपभोक्ताओं को बिजली की बढ़ी हुई कीमतें चुकानी होगी। आयोग के मुताबिक घरों तक बिजली पहुंचाने का औसत खर्च 5 रुपए 93 पैसे प्रति यूनिट था, जो अब बढ़कर लगभग 6 रुपए 41 पैसे पर आ रहा है। लिहाजा प्रति यूनिट करीब 37 पैसे की बढ़ोतरी का आदेश दिया। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई स्लैब का निर्धारण किया गया है। अब 0 से 100 यूनिट तक प्रति यूनिट 3 रुपए 60 पैसे देने होंगे। वहीं 101 से 200 यूनिट तक 3 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट चुकाना होंगे। इसी तरह 201 से 400 यूनिट तक 5 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट चार्ज लगेगा, जबकि 401 से 600 यूनिट तक प्रति यूनिट 6 रुपए 20 पैसे चुकाने होंगे और 601 से ज्यादा खपत होने पर 7 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट चार्ज लगेगा। नियामक आयोग के मुताबिक 3 साल से बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए नुकसान की भरपाई के लिए बिजली की दर बढ़ाया जाना बहुत जरूरी था। पिछले 3 सालों से विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। 20-21 के आते आते घाटा जो है करीब 304 करोड़ तक का पहुंच गया था। इसलिए हमने परिस्थितियों को देखते हुए मामूली वृद्धि करी है। बिजली दर बढ़ाने के साथ ही नियामक आयोग ने हर वर्ग के उपभोक्ताओं को छूट भी दी है। घरेलू उपभोक्ताओं की अगर बात करें तो उन्हें लगने वाले फिक्स चार्ज की जो खपत है उसके आधार पर था, उसे अब लोड फैक्टर के साथ टेलीस्कोपिक दर पर लिया जाएगा। वहीं कृषि क्षेत्र की बात करें तो गैर सब्सिडी वाले कृषि पंपों पर लगने वाले ऊर्जा प्रभार में दी जाने वाली छूट को 10 से बढ़ाकर 20% किया गया है, जबकि स्टील सेक्टर को भी बड़ी रियायत देते हुए लोड फैक्टर इंसेंटिव को 63 से 70% की सीमा को बदलते हुए 50 से 74% कर दिया गया है। बिजली की बड़ी कीमतों पर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को लूटने का काम बघेल सरकार कर रही है। कोरोना काल में पहले लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में 6% बिजली दर बढ़ाना अन्याय है। वहीं कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी सरकार के बचाव में तर्क दे रहे हैं कि केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने से बिजली महंगी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है। जब कोविड काल में लोगों की हालत अच्छी नहीं है तो ऐसे समय तो कम करने के बारे में सोचना चाहिए था, और एक बार में 48 पैसे बढ़ाया जाना ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में अन्याय और अत्याचार है। औसत वृद्धि रमन सिंह सरकार में हर वर्ष 6% होती थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम वृद्धि की है और ये भी वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगी करने और परिवहन लागत बढ़ने के कारण हुई है।
सियासी आरोप और प्रत्यारोप के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि बिजली कंपनियों को होने वाले नुकसान का खामियाजा हर बार जनता ही क्यों उठाए। सवाल तो कई हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अब छत्तीसगढ़ की जनता को पहले से अधिक करंट लगने वाला है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। बलौदाबाजार में आबकारी विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कचरे के ढेर के नीचे जमीन में गाड़ी बियर हाउस के एक्सपायरी डेट की बियर की बोतलें मिली, जिनकी भनक लगने पर भरसेरा गांव के युवकों ने जमीन से निकालकर बियर पी ली। सभी के बीमार पड़ने पर मामला सामने आया। इसका खुलासा हुआ। मौके पर जेसीबी से खुदाई की गई तो करीब 1 ट्रक एक्सपायरी बियर की बोतलें मिली। मामला जिला मुख्यालय के बियर हाउस का है, जहां एक्सपायरी बियर को नष्ट करने के बजाय विभाग ने कर्मचारियों ने जमीन में गाड़ दिया था। सूचना पर पुलिस के साथ विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जमीन खुदवाकर बियर की बोतलों को निकलवाया। वहीं विधायक प्रमोद शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। तो तस्वीर देख रहे हैं जहां आबकारी विभाग की लापरवाही सामने आई, बियर को गाड़ दिया गया। और जब ये पूरा खेल चल रहा था उस समय कुछ ग्रामीणों ने देख लिया और वो यहां से खोद कर निकाल कर पी रहे थे। कुछ लोगों ने पिया। उसके बाद जब वो बीमार हुए, इसकी सूचना मिली, मामले का खुलासा हुआ, तब पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और बियर को नष्ट करवाया। और उधर इस पूरे मामले में ये तस्वीर आप देखिए, जिनकी तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। और कोरोना महामारी के डर से करीब 1.5 सालों तक बंद रहने के बाद छत्तीसगढ़ के स्कूल आज से फिर खुल गए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन स्कूल शिक्षा को लेकर एक खुलासा एक बेहद चौंकाने वाला। राज्य में आज भी 4300 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है। यहां बच्चे बिना पंखे, बिना लाइट के पढ़ते हैं। ऐसे बिना बिजली वाले स्कूल आदिवासी या सुदूर अंचल में ही नहीं, बल्कि रायगढ़, कोरबा जैसे शहरों में भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर रायगढ़ जिला मुख्यालय स्थित सरकारी स्कूल की है। स्कूल की दीवारों पर शानदार चित्रकारी और करीने से तराशे गए कैंपस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मॉडल स्कूल हो। लेकिन सरप्लस बिजली वाले प्रदेश के स्कूल में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। करीब 1 दशक से यहाँ क्लास लग रही है, लेकिन भीषण गर्मी में शिक्षक और छात्र बिना बिजली और पंखे के पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। इन स्कूलों में 2-2 शिफ्ट में क्लास लगती है। टीचर बताते हैं कि दूसरी शिफ्ट में सारी खिड़की दरवाजे खोल दें तब भी अंधेरा ही रहता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए उसी अंधेरे में आंखें गड़ाकर पढ़ना मजबूरी हो चुका है। वजह तो पता नहीं हमें। हमने आवेदन दिया हुआ था विभाग में और विभाग के हमारे अधिकारियों का कहना है कि हमने बिजली विभाग को उसके लिए आवेदन फॉरवर्ड कर दिया है। तो देखिए कब तक बिजली की समस्या दूर हो पाती है। कोरबा जिले को छत्तीसगढ़ का पावर हब कहा जाता है, लेकिन जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर करतला ब्लॉक के इस मिडिल स्कूल तक बिजली नहीं पहुंच पाई। गांव में बिजली है लेकिन स्कूल में नहीं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश के 4300 से ज्यादा स्कूल आज भी बिजली विहीन हैं। सबसे ज्यादा 557 बिजली विहीन स्कूल बलरामपुर में है। दूसरा स्थान सूरजपुर जिले का है, जहां 444 स्कूलों में बिजली नहीं है। इसके अलावा जशपुर में 375, सरगुजा में 326 स्कूल, कोरबा जिले में 304, कोरिया में 271, बस्तर में 240, नारायणपुर में 233, बीजापुर में 209, कांकेर में 190, सुकमा में 177, रायगढ़ में 152, दंतेवाड़ा में 141, गरियाबंद में 118, कोंडागांव में 111, कवर्धा में 105 और बलौदाबाजार में 104 स्कूलों में अंधेरा कायम है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा सचिव भी मानते हैं कि कुछ स्कूल बिजली विहीन हैं, जहां बिजली पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो हमारे स्कूल हैं उसमें निश्चित रूप से बिजली का डायरेक्ट लाइन नहीं है। वहाँ पे हमने ऊर्जा विभाग को भी लिखा हुआ है,
मुख्यतः जो ऐसे स्कूल हैं वो फॉरेस्ट एरियाज़ में है जहां तक लाइन डालने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। अधिकारी तो बिजली पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री प्राइमरी स्कूल में बिजली की जरूरत पर ही सवाल उठा रहे हैं। वहां दिन में पढ़ाई होती है, इसलिए बिजली की जरूरत क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से जो हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल हैं उसमें तो होगा ही। तो प्राइमरी स्कूल बिना बिजली के चल सकते हैं? प्राइमरी स्कूल दिन में तो आपका तो दिन में पढ़ेंगे, रात में थोड़ी पढ़ेगा। मंत्री जी का ये बयान बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की हालत इतनी खराब क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जारी पीजीआई रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ सबसे नीचे के पायदान पर जगह दी गई है। वहीं 2013 की रिपोर्ट में इसे सबसे आखिरी पायदान पर रखा गया था। कोरबा से धीरज दुबे और रायगढ़ से अविनाश पाठक के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।